जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बुक मैंने पहले बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रखी है। जावा एक एक कंसेप्ट पढ़ा रखा है मैंने, इसका एक एक लॉजिक समझा रखा आपको। याद रखिए, प्रोग्रामर के कोर्स में जावा अकेले नहीं है, जावा के अलावा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है पूरे के पूरे। तो मैंने जब 80 वीडियो बनाए थे आपको, जब 80 वीडियो बनाए थे जावा के, तो उसमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ पूरा जावा समझाया था। क्या प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सी सी प्लस प्लस और जावा को कंपैरिजन करते हुए मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। याद रखना बच्चों, उससे अच्छी जावा तो कोई भी कभी भी नहीं पढ़ा सकता। इतनी अच्छी जावा मैंने पढ़ा रखी है। लेकिन आपकी डिमांड आई है, सर एक बार थ्योरी और कंप्लीट करा दीजिए। बच्चों याद रखिए, थ्योरी वही है, वही 80 वीडियो देख लोगे, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा एनफ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। उससे ज्यादा जावा में 1% भी नहीं बन सकता, 1% भी नहीं बन सकता। हाँ, कुछ पॉइंट की अगर कमी है तो उसको भी कवर कर देंगे अपन, क्लियर। लेकिन उससे अच्छी जावा नहीं बन सकती, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। परफेक्ट वीडियो थे। परफेक्ट वीडियो का मतलब प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, सी सी प्लस प्लस जावा, तीनों को कवर करते हुए वीडियो थे। एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था बच्चों, उसको एक बार जरूर देख लेना। अब जो मेरी अप्रोच रहेगी वो एमसीक्यू के साथ रहेगी। जो भी मेरी अप्रोच है वो जावा में एमसीक्यू के साथ रहेगी। 3-4 वीडियो में थ्योरी से रिलेटेड आपको एक बार समझाता हूं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू को भी लेंगे। पहले मैंने पूरा का पूरा कोडिंग सिस्टम आपको समझाया था जावा का, लेकिन अपन इस बार कोडिंग सिस्टम नहीं करेंगे। इस बार अपन पूरा का पूरा क्या करेंगे, एमसीक्यू इक्विवेलेंट अपन चलेंगे, क्लियर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि नया क्या करें। तो नया बच्चों, अपन यहां पर एक चीज का चेंज कर सकते हैं। आप थ्योरी वो 80 वीडियो से कंप्लीट एक बार देख लीजिए साथ साथ। मैं थ्योरी के साथ साथ, पहले जो थ्योरी ली थी उसके साथ साथ इस बार एमसीक्यू भी इसके अंदर ले रहा हूं। तो आज कल परसों 3-4 दिन तो थ्योरी चलेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि जावा समझने के लिए पहले कोडिंग सिस्टम को समझना जरूरी है, और फिर उनके एमसीक्यू अपन साथ साथ निपटाते चलेंगे, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जावा, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये मान के चलिए फ्री के मार्क्स है, लूट सको तो लूट लो। एक कंफ्यूजन बच्चों के पास ये रहता है, अब कितने महीने लगेंगे जावा में। देखिए ये आपके ऊपर टिका हुआ है, मेरी तरफ से तो जावा कंप्लीट है, क्योंकि जावा नेटवर्किंग मैंने पहले से ही इतनी ज्यादा पढ़ा रखी है कि उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। चाहे प्रोग्रामर का पेपर आप उठा के देख लीजिए। अब मैं ये चाहता हूं कि जावा में नया क्या करें, तो नया ये कर सकते हैं अपन, एमसीक्यू ला सकते हैं। और अगर एमसीक्यू के थ्रू अपन पढ़ेंगे तो मान के चलिए 1 महीने में पूरी जावा खत्म हो जाएगी, 1 महीने में पूरी जावा खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब पहले आप जावा को कंप्लीट देख लो। 80 वीडियो जो मैंने बनाए वो जावा नहीं है, उसमें प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। तो बच्चों उनको जरूर देख लीजिएगा, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट कर दो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 80 वीडियो जो जावा के हैं उनको जरूर देखिए। वो 80 वीडियो अकेली जावा के नहीं है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के हैं। मैंने उसमें जीरो से लगा के लास्ट तक पूरा पढ़ाया है। जितना भी सृष्टि में लैंग्वेज के बारे में दे रखा है वो पूरा का पूरा आपको समझा रखा है, क्लियर। चलिए अब बच्चों, अब गुरुजी आप क्या करोगे आप, तो अब अपन जावा के साथ एमसीक्यू को जोड़ देंगे, तो जावा प्लस एमसीक्यू हो जाएगा। एक तीसरी बार मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूं बच्चों, प्रोग्रामर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रोग्राम क्या जावा के ही क्वेश्चन आएंगे? नहीं बच्चों, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आएगा, तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आपको सब कुछ आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वीडियो अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा। अच्छा, मैं पढ़ा किसके हिसाब से रहा हूं, उन 80 वीडियो के हिसाब से चल रहा हूं, क्लियर, ताकि आपका पूरा का पूरा प्रोग्रामर प्लस कंप्यूटर टीचर प्लस कोई भी एग्जाम दे रहे हो वो कवर हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट यही है, लैंग्वेज क्या होती है बच्चों, क्लियर। लैंग्वेज क्या होती है, याद रखना, पहला पॉइंट यही है, लैंग्वेज क्या होती है। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, तो बच्चों आपके दिमाग में एक चीज तो आ ही गया होगा, लैंग्वेज। जैसे मैं बोल रहा हूं हिंदी, बच्चों क्लियर, कोई इंग्लिश समझता है, कोई हिंदी समझता है, कोई चाइनीज समझता है। तो लैंग्वेज क्या होती है बच्चों, जो भी आपका प्रोग्राम होता है। देखिए बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे विचार को अपन किस में लिखते हैं, सूडो कोड में लिखते हैं। अब सूडो कोड को कंप्यूटर समझता नहीं है, सूडो कोड को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर किसी न किसी लैंग्वेज में लिखे बच्चों सोर्स कोड को समझता है, बच्चों क्लियर। तो सूडो कोड क्या है बच्चों, मैंने कहा कोई एल्गोरिथम है, वो सूडो कोड है।
एक तरीके से जो नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं सूडो कोड है। अब बच्चों जो सूडो कोड है वो रन नहीं हो सकते, वो रन नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी कोडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, किसी न किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बच्चों उनको किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से क्या बनता है, सोर्स कोड। अब बच्चों सोर्स कोड सी का भी हो सकता है, C++ का भी हो सकता है, जावा का भी हो सकता है। याद रखिए एक सूडो कोड डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बच्चों डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट कंपाइलर चाहिए। बच्चों याद रखिए सी का कंपाइलर होता है, C++ का कंपाइलर होता है, जावा में दोनों होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। बच्चों क्लियर? तो होता क्या है बच्चों, इनको कन्वर्ट करने के लिए अपन को कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। देखो बच्चों आपके मन में कोई भी चीज है उसको अपन कोडिंग में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर? तो वे ऑफ कम्युनिकेशन है लैंग्वेज। बच्चों ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोई अगर आपसे पूछे लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों क्लियर? वे ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। बच्चों क्लियर? चलिए एक होता है बच्चों सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सूडो कोड बच्चों जो भी है अपन एज एल्गोरिथम ले सकते हैं, इसको एल्गोरिथम ले सकते हैं। बच्चों सूडो कोड का मतलब क्या होता है, तो अपन ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, स्टार्ट है, फिर बच्चों लास्ट में स्टॉप है, बच्चों फिर टेक टू नंबर है, टेक टू नंबर टेक ए एंड बी। बच्चों क्लियर? और फिर मैंने कर दिया सी इक्वलेंट क्या, ए प्लस बी, और आउटपुट सी। तो बच्चों ये पता चल गया कि अपन को 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो कॉमन सी बात है, ये आपका सूडो कोड है। लेकिन क्या वाकई ये रन हो सकता है? नहीं, ये रन हो ही नहीं सकता। रन करने के लिए अपन को इसको किसी न किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। बच्चों हो सकता है इसको रन कराने के लिए लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चों क्लियर? तो ये है क्या, ये सूडो कोड है। ये क्या चीज है, ये सूडो कोड है। बच्चों क्लियर? और याद रखिए अगर इसको रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो किसी न किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज बच्चों कितने तरीके की है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वे ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? याद रखिए सूडो कोड ये नेचुरल लैंग्वेज का ही पार्ट है। अब नेचुरल के साथ साथ थोड़ा साइंटिफिक अपन यूज कर लेते हैं, बाकी एज ए नेचुरल लैंग्वेज ही है। बच्चों क्लियर? ये नेचुरल लैंग्वेज ही है, नेचुरल लैंग्वेज ही है। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए अगर मैं बात करूं क्या इसको मैं प्रोग्राम में कन्वर्ट करूं, तो मैं ऐसे लिख देता हूं वॉइड मैन। बच्चों कुछ सिंटैक्स, कुछ सेमनेटिक्स। बच्चों क्लियर? ये यूज कर लूंगा वॉइड मैन। फिर यहाँ पर इंटीजर ए यहाँ पर कितना लिख दिया 5, बच्चों बी यहाँ पर कितना लिखा 6, बच्चों सी इक्वलेंट क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी। और चलिए सी में ही लिखा तो प्रिंट है %d एंड सी। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 11 आ गया। बच्चों क्लियर? ये क्या है, तो ये बच्चों एक लैंग्वेज में लिखा गया कोड है। तो लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं उनको कहते हैं सोर्स कोड। बच्चों क्लियर? ये आपका सोर्स कोड है। बच्चों एक होता है सूडो कोड और एक होता है सोर्स कोड। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सोर्स कोड किसी न किसी लैंग्वेज में होते हैं, अधिकतर सोर्स कोड आज के जमाने में हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। बच्चों क्लियर? एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि बताइए सूडो कोड से आप क्या समझते हो। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ऑफ ए प्रॉब्लम। बच्चों क्लियर? ये क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। बच्चों क्लियर? चलिए अगर एल्गोरिथम को पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों क्लियर, तो फ्लो चार्ट कहलाता है। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। फ्लो चार्ट ये क्यों बता रहा हूँ, ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन जावा पढ़ने जा रहे हैं। अब जावा पढ़ेंगे तो जावा एक लैंग्वेज है बच्चों, और जावा में कोई कोड लिखेंगे उनको सोर्स कोड कहेंगे बच्चों। फिर उनके लिए कंपाइलर इनकी बातें चलेगी। तो वो सारी चीजें अपन को साथ साथ देखते हुए चलना है। याद रखिए आपके जावा कोर्स में नहीं है, आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कोर्स में। और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हमेशा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। सूडो कोड, असेंबली कोड, बाइनरी कोड, इनसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। लोडर, लिंकर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। क्या रिलेशनशिप होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है क्लास। बच्चों क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बारे में अपन को चर्चा करनी होगी। बच्चों क्लियर? सी की स्ट्रक्चर, C++ की स्ट्रक्चर, जावा की स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बच्चों याद रखिए कौन कौन से ऐसे स्पेसिफायर होते हैं। बच्चों क्लियर? क्या क्या स्कोप होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन इन सबको आज निपटा देंगे, थोड़ा सा आइडिया रखना। फ्लो चार्ट का मतलब होता है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। बच्चों क्लियर? पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। बच्चों क्लियर? पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। बच्चों क्लियर?
पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम क्या कहलाता है? आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। अब फ्लो चार्ट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि फ्लो चार्ट के डायग्राम कौन कौन से, तो उनको भी साथ साथ निपटाते चलो बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए ये एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, जब इनको सुनोगे तो अपने नोट्स खुद बनाओगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कोई ये पूछे सर फ्लो चार्ट के कौन कौन से डायग्राम है, तो यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? तो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बच्चों, क्लियर। पिक्चर, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ऑफ ए प्रॉब्लम बच्चों, क्लियर। प्रॉब्लम बोल दो या फिर कोई प्रोग्राम बोल दो, प्रोग्राम बोल दीजिए बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों याद रखिए कोई ये पूछे इसके कौन कौन से डायग्राम होते हैं, तो एक तो इलिप्स होता है जो स्टार्ट और स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट और स्टॉप। एक एल्गोरिथम में आप सबको पता है स्टार्ट और स्टॉप जरूर होगा। फिर बच्चों यहाँ पर इनपुट लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है। इनपुट लेने के लिए अपने पास क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पर अपन आउटपुट देते हैं, तो आउटपुट देने के लिए भी अपने पास पैरेललोग्राम होता है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट ए और बी, और यहाँ पर क्या है बच्चों? आउटपुट सी। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। यहाँ आपकी कैलकुलेशन होती है, या रेक्टेंगल होता है, सी इक्विवेलेंट क्या होता है? ए प्लस बी बच्चों। यहाँ से यहाँ पर जाता है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इसको फ्लो लाइन कहते हैं बच्चों, क्लियर। इनको क्या कहते हैं? इनको पैरेललोग्राम कहते हैं, समांतर चतुर्भुज बच्चों, क्लियर। इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बच्चों, क्लियर। समांतर चतुर्भुज से रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं ये बोलूं ये क्या है, तो ये रेक्टेंगल है बच्चों। रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसको क्या कहते हैं? अपन आयत कहते हैं। आयत किसको बताता है? तो आयत यहाँ पर प्रोसेसिंग को बताता है बच्चों, क्लियर। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डीएफडी में और इसमें, लेकिन डीएफडी जो अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं वो अलग चीज है, फ्लो चार्ट थोड़ा अलग चीज है बच्चों, क्लियर। ये क्या है? तो ये एलिप्स है बच्चों। एलिप्स का मतलब क्या होता है? दीर्घवृत्त बच्चों, क्लियर। ये दीर्घवृत्त होता है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, दीर्घवृत्त बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों और भी डायग्राम होते हैं, कौन कौन से डायग्राम होते हैं बात करेंगे। स्टार्ट और स्टॉप इलिप्स के द्वारा बच्चों, पैरेललोग्राम इनपुट, पैरेललोग्राम द्वारा इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग मतलब कैलकुलेशन किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? रेक्टेंगल बच्चों, क्लियर। चलिए अगर मैं फ्लो चार्ट की और बात करूं तो फ्लो चार्ट में बच्चों डिसीजन मेकिंग होती है बच्चों, याद रखिए, याद रखिए। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में ले लेता हूं। अगर डिसीजन मेकिंग होगी तो क्या होगा बच्चों? ये डायमंड शेप अपन यूज करेंगे, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, या तो यस होगा या फिर क्या होगा? नो होगा बच्चों, क्लियर। इस तरीके से पूरा का पूरा चलता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या यूज करना है? तो डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड यूज करना है बच्चों, क्लियर। डायमंड यूज करना है, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। तो बच्चों एक चीज और याद रखना, मान लीजिए अपन जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो रफ वर्क होता है, पेज और पेंसिल अपन यूज करते हैं। तो बात मान लीजिए यहाँ फ्लो चार्ट बनता हुआ आ रहा है, फ्लो चार्ट बच्चों स्टार्ट हो गया और इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग चल रही है बच्चों, क्लियर। इस तरीके से कैलकुलेशन हुई, इस तरीके से डिसीजन मेकिंग हुई। अब बच्चों होता क्या है, मान लीजिए अगले पेज पे जाना है अपन को, तो अगले जो पेज पे जाना है तो याद रखिए ये तो आपका एलिप्स है, क्या है? एलिप्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एलिप्स बच्चों, स्टार्ट और स्टॉप। अब अगले पेज पे जाना है तो यहाँ पर एक कनेक्टर होता है, कनेक्टर का मतलब पीटीओ हो बच्चों, क्लियर बच्चों, क्लियर। तो पीटीओ का मतलब होता है पेज टर्न ओवर बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है कि पेज बदल लीजिए, यही कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सर्कल किसका काम करता है? तो नेक्स्ट पेज को रिप्रेजेंट करता है कि फ्लो चार्ट कंटिन्यू चल रहा है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए बहुत सारे डायग्राम आपके हो गए। ये फ्लो लाइन्स होती है बच्चों, ये फ्लो लाइन्स होती है। फ्लो लाइन का मतलब है कि आपका सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम क्या है बच्चों, क्लियर। तो इनको क्या कहते हैं अपन? फ्लो लाइन कहते हैं, फ्लो लाइन कहते हैं। तो फ्लो लाइन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फ्लो लाइन क्या कहती है? फ्लो लाइन का मतलब है बच्चों डेटा फ्लो नहीं बोल के इसको बोलिए फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का मतलब होता है जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बच्चों, क्लियर। किस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है बच्चों। तो ये सर्किल होता है, ये कनेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब इतना सा समझ लीजिए कि ये पेज कंप्लीट हो गया, अगर नेक्स्ट पेज में यही फ्लो चार्ट कंटिन्यूस रखना है तो अपन को कनेक्टर को यूज करना है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपका डायमंड होता है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा क्योंकि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपके कोर्स में। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में अंतर आ जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने एक चीज समझा दी आपको कि वाकई देखिए क्या क्या बता दिया मैंने। सबसे पहले मैंने बताया आपको
लैंग्वेज क्या होती है, तो ये आपके क्लियर है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम होता है। सूडो कोड क्या होता है, तो बच्चों सूडो कोड जो भी आपके मन में चल रहा है उसको लिखना है नेचुरल लैंग्वेज में। बच्चों क्लियर, इसका अपन क्या बनाते हैं, लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पर ये क्या बन जाता है, सोर्स कोड बन जाते हैं। 99% सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम होता है। बच्चों क्लियर, कौन कौन से आपके पिक्चर होती है, तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया। बच्चों एक पॉइंट मेरी तरफ से खत्म हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। बच्चों क्लियर, सर वी हैव टू प्रिपेयर सी, सी प्लस प्लस एंड पाइथन आल्सो। देखिए सी, सी प्लस प्लस, जावा तीनों कवर हो जाएगी इसमें। सी, सी प्लस प्लस, जावा, क्यों, क्योंकि आपके जावा नहीं है कोर्स में। ये एक अफवाह फैलाई गई है कि जावा है आपके कोर्स में। जावा में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन आपके कोर्स में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है पूरा का पूरा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों स्पीड बढ़ा दो। तो बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में अंतर क्या है, तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में अंतर क्या है, एल्गोरिथम में अंतर क्या है। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में अंतर क्या है, तो फ्लो चार्ट क्या है बच्चों, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। और एल्गोरिथम जो है ना, याद रखना, मैं बोल के बता देता हूं, बाकी लिखा हुआ पहले से ही। तो फ्लो चार्ट एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम है। क्लियर, तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में याद जाना चाहिए। फ्लो चार्ट बच्चों याद रखिए, फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों ही सूडो कोड के अंदर आते हैं। ये भी बच्चों सूडो कोड है और ये भी आपका सूडो कोड है बच्चों। क्लियर, हाँ, लेकिन इतना याद रखिए एल्गोरिथम जो है वो इतना क्लियर नहीं है जितना कि क्या होता है फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम पहले बनता है, एल्गोरिथम पहले बनता है, एल्गोरिथम पहले बनता है बच्चों, और फिर एल्गोरिथम के बाद क्या बनता है, फ्लो चार्ट बनता है बच्चों। क्लियर, और फिर फ्लो चार्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो फ्लो चार्ट को लैंग्वेज का यूज करके सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चों। क्लियर, सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सोर्स कोड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। क्लियर, तो सबसे पहले बनता है एल्गोरिथम, फिर बनता है फ्लो चार्ट, फिर बनता है सोर्स कोड। अगर क्लियरिटी की बात करें तो क्लियरिटी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। अच्छा बच्चों, बात करें तो ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है बच्चों। ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। और ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखा जाए तो अगर समझने की बात करें तो फ्लो चार्ट बेस्ट है बच्चों। क्लियर, तो ये आपके ऑर्डर को ध्यान रखना, इस ऑर्डर में से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, लैंग्वेज कितने तरीके की होती है, लैंग्वेज कितने तरीके की होती है, तो समझना बच्चों। लैंग्वेज क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है बच्चों। क्लियर, सर ये बीसीआई एससीआई की क्लास है या फिर आप सबकी है कंप्लीट, बीसीआई एससीआई प्रोग्रामर, दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए लगभग 30% कोर्स कल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का है, सब में आता है ये। क्लियर, सबको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अलर्ट रहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है सर लैंग्वेज क्या है, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन को लैंग्वेज कहते हैं। अब लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने तरीके की है, तो लैंग्वेज की बात करें तो अपन कंप्यूटर लैंग्वेज पे आ जाते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज कितने तरीके की है, तो बच्चों समझना, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है दो तरीके की। कौन कौन सी, याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, हाई लेवल लैंग्वेज, और एक कौन सी होती है बच्चों, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब बच्चों लो लेवल लैंग्वेज का मतलब यह है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जिसको यूजर आसानी से समझ सके बच्चों। क्लियर, यूजर आसानी से समझ सके, और इसको कौन, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर फ्रेंडली होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं बच्चों। क्लियर, चलिए अब बच्चों जो जमाना चल रहा है अभी, जितने भी सोर्स कोड लिखे जा रहे हैं, सोर्स कोड बच्चों याद रखिए, जो एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं किसी लैंग्वेज में तो बनते हैं सोर्स कोड, सूडो कोड से सोर्स कोड बनते हैं। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रखना बच्चों। क्लियर, तो जो सोर्स कोड लिखे जा रहे हैं अधिकतर वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं, हाई लेवल बच्चों, लेकिन मशीन फ्रेंडली कौन सी है, लो लेवल बच्चों। क्लियर, अब लो लेवल भी दो तरीके की होती है, एक तो कौन सी होती है बच्चों, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली कोडिंग होती है, और एक कौन सी होती है, मशीन कोडिंग होती है, मशीन कोडिंग या बाइनरी कोडिंग होती है बच्चों। क्लियर, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, मशीन बाइनरी बिल्कुल जो 1010 में कोडिंग होती है, 10101010 बच्चों। क्लियर, ये किस में कोडिंग होती है, तो ये नेमोनिक्स में कोडिंग होती है बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए नेमोनिक्स के अंदर जो कोडिंग होती है बच्चों, जैसे ऐड, सब, मल्टीप्लाई, इस तरीके के कोड लिखे जाते हैं। बहुत सारे कोड होते हैं जिनको असेंबली कोड कहते हैं बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए इसकी पहचान, ये इसका पहचान 10 है। लो लेवल लैंग्वेज में दोनों आते हैं, लो लेवल का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज है बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपके सी आता है, सी प्लस प्लस आता है बच्चों, जावा आता है, फोर्ट्रान आता है, कोबोल आता है, पास्कल आता है
पाइथन आती है, तो जितनी भी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया कि ठीक है, लो लेवल कंप्यूटर के अंदर की बात है, हाई लेवल कंप्यूटर के बाहर की बात है। हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी होती है बच्चों, उनके लिए आपको एडिटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एडिटर, जहां पर अपन कोड करते हैं बच्चों। क्लियर? इनके लिए अपन को एडिटर की कोई खास जरूरत नहीं है, बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इनके लिए एडिटर की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे फिट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को पूरा समझना, ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर बच्चों याद रखिए दो पार्ट होते हैं, ये पूरा कंप्यूटर है, ये पॉइंट याद रखिए, पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है। अब बच्चों अगर ये कंप्यूटर है तो इसके अंदर ये आपका सीपीयू है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी है, और ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है। क्लियर बच्चों? और बच्चों याद रखिए ये आपका क्या होता है, ये इनपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या एडिटर से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? एडिटर। और बच्चों जो आउटपुट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो आउटपुट होता है वो कंसोल पे दिए जाते हैं बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्या होता है? कंसोल होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए किसी प्रोग्राम का आउटपुट कहाँ निकल के आता है? कंसोल। और जो प्रोग्राम का इनपुट है वो एडिटर पे दिया जाता है बच्चों। क्लियर? तो एडिटर के ऊपर जो भी कोड लिख रहा हूँ वो सोर्स कोड होता है बच्चों। क्लियर? सोर्स कोड होता है। अब सोर्स कोड बच्चों याद रखिए, लैंग्वेज बहुत सारे तरीके की आई, तो बहुत सारे तरीके की लैंग्वेज आई, तो सोर्स कोड अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। सी का सोर्स कोड अलग होता है। एक ही प्रोग्राम को सी में अलग तरीके से और सी प्लस प्लस में अलग, जावा में अलग तरीके से लिखते हैं। उनके सिंटैक्स बदल जाते हैं, उनके सेमेटिक्स बदल जाते हैं, उनके कीवर्ड बदल जाते हैं बच्चों। क्लियर? तो सोर्स कोड अलग अलग होते हैं। अब ये सोर्स कोड बच्चों अंदर जाएंगे, तो सोर्स कोड जब अलग अलग होते हैं तो बच्चों याद रखिए इनको कन्वर्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है? कंपाइलर होता है बच्चों। क्लियर? तो देखिए प्रोग्रामिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती, ये मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बच्चों। जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो 3-4 वर्ड आपके दिमाग में रखना है, हाई लेवल, लो लेवल। ठीक है? और भी कोई डाउट हो तो पूछते रहो, बाकी मेरे को नहीं लगता कि लैंग्वेज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि लैंग्वेज एक्सपर्ट में मान के चलिए ऐसा कोई मतलब कोई है ही नहीं मुकाबले में। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगेगा 30 दिन बाद कि यार जावा इतनी गजब, इतनी तरीके से, इतने कंसेप्चुअल, इतना पॉइंट पर इतनी क्लियरिटी से हमने आज तक नहीं पढ़ी। क्लियर? लेकिन उसके लिए आपको एक एक वर्ड सुनना होगा मेरे मुंह से, क्या क्या वर्ड निकल रहे हैं बच्चों। क्लियर? तो सोर्स कोड अपन वहां लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर आपका कंसोल है, यहाँ आपका एडिटर है, सब पता है आपको क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, इनकी अपन चर्चा करेंगे बच्चों। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है, ये आप सबको पता है। आईपीओ साइकिल क्या होती है सबको पता है। आईपीओ का मतलब कई बार पूछ लिया जाता है आईपीओ क्या होता है, तो आईपीओ बच्चों याद रखिए कंप्यूटर की वर्किंग को रिप्रेजेंट करने वाली साइकिल है। आईपीओ में बच्चों इधर क्या होता है? ये इनपुट होता है, इनपुट की फिर प्रोसेसिंग होती है बच्चों। पी का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग। और फिर क्या होता है बच्चों? आउटपुट होता है। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है बच्चों? आउटपुट होता है बच्चों। क्लियर? आजकल जो ये आईपीओ है बच्चों, क्लियर, इसको अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इनको बोलते हैं आईपीओएस बच्चों। क्लियर? तो इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, और क्या है? स्टोरेज है बच्चों। क्लियर? और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो आईपीओएससी बच्चों। क्लियर? इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज है और कम्युनिकेशन है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए बहुत सारी साइकिल अभी चल रही है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो आईपीओ साइकिल का मतलब है, आईपीओ से आप क्या समझते हो, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट बच्चों। क्लियर? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बिल्कुल इनपुट आउटपुट प्रोसेस गलत है हरिंदर, गलत है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस गलत है। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है, फिर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट और स्टोरेज होता है, फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज और क्या होता है? कम्युनिकेशन। देखिए मान लीजिए मैंने कोई फाइल तैयार की, तो फाइल पहले मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, टाइप यहाँ पर फाइल बनती जा रही है, यहाँ पर फाइल आपको आउटपुट में दिखती है। आउटपुट में दिखने के बाद आपको लगेगा कि यार फाइल से ही अपन स्टोर कर लेते हैं। फिर जो फाइल स्टोर हो चुकी है उसको अपन कम्युनिकेशन चैनल पे भेज सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं से भी भेज सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये ऑर्डर कई बार पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर की वर्किंग का ऑर्डर क्या है, तो कंप्यूटर की वर्किंग का ऑर्डर है आईपीओएससी, आईपीओएससी बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना, कंट्रोल नहीं है, कम्युनिकेशन है मिलन कुमारी। सी का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन बच्चों। क्लियर? आई का मतलब क्या होता है? इनपुट होता है। पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट, ये ऑर्डर होता है। कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, मान लीजिए मैं टाइपिंग ही कर रहा हूँ तो टाइपिंग कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ। अब बच्चों वो टाइपिंग यहाँ पर तैयार हो रही है, ये क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग बच्चों। क्लियर? फिर मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो आउटपुट में आ जाएगी, फिर अगर उसको स्टोर करना है तो वो स्टोरेज में चले जाएगी बच्चों। क्लियर? जो प्रोसेस जो हो रही है उसको बच्चों अपन व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते, उसको स्टोर करना पड़ता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में आप उसको स्टोर करोगे, फिर उसको कम्युनिकेशन चैनल पे भेजोगे। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन बच्चों। क्लियर? कम्युनिकेशन।
तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। कम्युनिकेशन बच्चों, एस का मतलब क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज। और ओ का मतलब आउटपुट, प्रोसेस और इनपुट। क्लियर? ये साइकिल याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है, हमको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडिटर के ऊपर अपन कोड लिखते हैं, वो कोड कौन सा होता है? सोर्स कोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों सोर्स कोड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये सोर्स कोड को समझता ही नहीं। सोर्स कोड को कौन समझता है बच्चों? याद रखिए, सोर्स कोड जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड होते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को केवल इंसान समझ सकता है क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है। बच्चों कंप्यूटर केवल किसको समझता है? लो कोड को समझता है, लो कोड। बच्चों क्लियर? याद रखिए, जो आपकी मेमोरी होती है उसके अंदर रहता तो बाइनरी है, फॉर्मेट तो बाइनरी होता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर 1010 होता है, लेकिन बाइनरी भी बहुत सारे तरीके के होते हैं बच्चों। याद रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। हाँ ठीक है, मुझे बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखिए, बाइनरी का मतलब आप 10 देखते ही टूट पड़ते हो कि ये बाइनरी है। बच्चों सही है, ये बाइनरी है क्योंकि 2 बिट से लिखा हुआ है। बाइनरी का मतलब होता है जो कोड 2 बिट में लिखा है, 1 और 0 में लिखा है, वही बाइनरी है। बच्चों क्लियर? लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो ऐड है वो ऐड डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा होता। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, इन सबके कोई ना कोई कोड होते हैं। कोड जैसे अस्काई कोड होता है, बीसीडी कोड होता है, ईबीसीडी आईसी कोड होता है, बीसीडी होता है, ईबीसीडी आईसी कोड होता है। बच्चों क्लियर? आईसी कोड होता है। ये जो कोड होते हैं ना बच्चों, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? असेंबली कोड कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, मान लो ए फॉर अल्फाबेट है। अब अल्फाबेट है तो याद रखिए इसको अपन 65 कहते हैं। क्या कहते हैं? 65। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, इसकी अस्काई वैल्यू क्या है? तो इसकी अस्काई वैल्यू है बच्चों 65 है। अब बच्चों अगर मैं इसको बाइनरी में लिखना चाहूं तो 10000001 होगा, क्योंकि 1 2 4 8 16 32 64 ये इसका बाइनरी फॉर्मेट है। बच्चों क्लियर? बाइनरी फॉर्मेट है। बच्चों क्लियर? तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्या है क्लियर? तो याद रखिए, ए जो है ना बच्चों, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। बच्चों ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब बच्चों ये तो 65 गया, ये 65, इसकी अस्काई वैल्यू 65 है बच्चों। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, ए यहाँ पर आपका किस में कन्वर्ट हुआ? ये डेसिमल। तो कॉमन सी बात है बच्चों, ये 65 तो है, तो ये क्या है? एक तरीके से आपका असेंबली कोड है। कौन सा कोड है? असेंबली कोड है। लेकिन बच्चों जैसे ही आगे जाएगा ये बाइनरी फॉर्मेट में इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, आप हर एक चीज को समझो। समझने का मतलब यह है कि जो अपन बोलते हैं ना असेंबली, तो असेंबली भी बच्चों किसी न किसी कोड में। अब बच्चों ए का मतलब तो यहाँ 65 है, लेकिन एक का दूसरी लैंग्वेज, दूसरी असेंबली के अंदर जैसे बीसीडी है, तो बीसीडी के अंदर हो सकता है 48 मतलब हो इसका। बच्चों तो यहाँ बाइनरी 48 के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो कॉमन सी बात है बच्चों, याद रखिए इन कोड की वैल्यू भी अलग अलग असेंबली में अलग अलग होती है। बच्चों क्लियर? आपने क्या लिखा? आपने सोर्स कोड लिखा, अपना ये सोर्स कोड है। अपन ने क्या प्रेस किया? अपन ने ए प्रेस किया। तो बच्चों सोर्स कोड नहीं जाता, उसका असेंबली कोड जाता है मेमोरी के अंदर। बच्चों क्लियर? ये असेंबली कोड कहां बनती है? मेमोरी के अंदर। अब बच्चों ये मेमोरी के अंदर तो बनता है, लेकिन आपका जो सीपीयू है वो सीपीयू केवल बाइनरी को समझता है। कौन से बाइनरी को? जिसका बेस 2 होता है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, जिसका बेस 2 होता है उस बाइनरी को समझता है। तो ये जो जितने भी कोड है ये बाइनरी में चेंज होते हैं, क्योंकि सीपीयू जो काम करता है वो बाइनरी में करता है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर जो कोड होता है वाकई वो 10 का होता है, लेकिन यहाँ पर जो कोड होता है वो 10 के रूप में होता है, और जिसका बेस क्या होता है? 2। या 10 वाला तो होगा, 10 तो होगा, लेकिन अगर ग्रे कोड है तो उसका बेस 2 थोड़ी होगा बच्चों, फिर ये बाइनरी में चेंज होगा। ये तो क्लियर है कि मेमोरी के अंदर या सीपीयू के अंदर कहीं पर भी काम होगा वो 10 में होगा, लेकिन यहाँ पर एक कोड है, चाहे वो ग्रे कोड हो, तो ग्रे कोड का बेस 2 थोड़ी होता है बच्चों, इसका बेस 2 होता है। तो यहाँ पर जो कोड होता है, यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज है? यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। बच्चों यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर जो लैंग्वेज है बच्चों वो कौन सी लैंग्वेज है? वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन का मतलब आपकी जितने भी मशीन है वो किस पे काम करती है? बेस 2 के ऊपर काम करती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है 10 का कोड तो होगा, लेकिन हो सकता है ग्रे कोड हो सकता है बच्चों बीसीडी कोड हो। बच्चों जिनके बेस 2 कोई जरूरी नहीं है, तो वो बीसीडी कोड फिर बेस 2 में कन्वर्ट होते हैं। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर जो होते हैं इनको बोलते हैं नेमोनिक्स। बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर? अच्छा, ये दिखते किसमें? 10 में दिखते हैं, लेकिन बेस 2 नहीं होता। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई सा भी आपका कोड हो सकता है। यहाँ पर जो भी दिखता है वो इंग्लिश में दिखता है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में दिखता है, इंग्लिश लैंग्वेज में दिखता है। जैसे मैंने लिखा वॉइड में, तो ये क्या है? इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर है, तो सोर्स कोड है तो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर है।
तो बच्चों याद रखिए सोर्स कोड अधिकतर इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं। लेकिन गुरुजी क्या वाकई सोर्स कोड इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में ही होंगे? नहीं बच्चों, सोर्स कोड तीनों तरीके के बन सकते हैं, बाइनरी भी बन सकता है, असेंबली भी बन सकते हैं और इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकता है। लेकिन 99% सोर्स कोड इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में ही बनते हैं। ये एडिटर होता है, ये कंसोल होता है बच्चों। यहाँ पर आपको क्या जाता है, असेंबली कोड जाते हैं, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये इस तरीके से काम होता है बच्चों। क्लियर? ये आईपीओ साइकिल है, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। अब बच्चों फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं कि सर ठीक है, यहां तक तो हमारे सामने आ गया कि ठीक है गुरुजी ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका कंप्यूटर है। बिल्कुल कंप्यूटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंप्यूटर है तो बच्चों यहाँ पर आपकी क्या है, तो यहाँ पर अपनी प्राइमरी मेमोरी है और यहाँ पर आपका क्या है, सीपीयू है बच्चों। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका एडिटर है बच्चों। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्या है बच्चों, एडिटर। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बच्चों आपका कंसोल है बच्चों। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये कंसोल है बच्चों। अभी आपके कंप्यूटर टीचर में, कंप्यूटर टीचर के बाद एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि लोडर है, लिंकिंग है, इनको आप ऑर्डर में जमाइए बच्चों। क्लियर? तो होता क्या है, मान लीजिए एडिटर के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ये लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम है वॉइड मैन, और फिर बच्चों मैंने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर इंटीजर ए बी सी लिख दिया मैंने, और बच्चों सी इक्वलेंट जो भी है, मतलब कोडिंग लिख रहा हूं। आप दिल पे मत ले लेना कि पूरा प्रोग्राम सिस्टमेटिक नहीं लिखा बच्चों। यहाँ पर जो कोड है वो कौन सा कोड है, वो हाई लेवल कोड है, वो हाई लेवल कोड है। ये पूरा का पूरा कोड उठ के जाता है, रैम के अंदर चला जाता है बच्चों। ये रैम के अंदर चला गया बच्चों। क्लियर? चलिए ये रैम के अंदर चला गया, पूरा का पूरा कोड उठ के रैम के अंदर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है बच्चों। याद रखिए यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे, अब कंपाइलर बच्चों। यहाँ पर ये प्रोग्राम उठता है और रैम के अंदर जाता है, इसको लोडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, लोडिंग। लोडिंग लोडिंग का मतलब है एडिटर का प्रोग्राम रैम के अंदर चला गया। एडिटर केवल आपको लिखने के लिए काम में आता है, लिखने के लिए काम में आता है। एडिटर कोड रिटर्न करने के काम में आता है, कोड रिटर्न कर सकते हो आप किसमें, एडिटर में बच्चों। क्लियर है? तो कोड रिटर्न करने के काम में आता है। आजकल स्मार्ट एडिटर आ रहे हैं बच्चों। अगर कोई चीज आपके कंपाइलर में नहीं है तो स्मार्ट एडिटर क्या करता है, उनको लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता है कि यार रेड लाइन है, मतलब आपने कोडिंग गलत की है बच्चों। क्लियर? सेल्फ चेक, सेल्फ चेक, सेल्फ चेक एडिटर आ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप सबको पता है जब तुम व्हाट्सएप करते हो तो एडिटर पे ही लिख रहे होते हो मैसेज जो लिख रहे होते हो एडिटर पे लिख रहे होते हो, तो वहां पर सेल्फ चेक हो जाता है बच्चों। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों ये जो भी आपने लिखा है एडिटर के ऊपर, ये पूरा का पूरा जाके कहाँ स्टोर होता है, रैम के अंदर बच्चों। क्लियर? अब बच्चों रैम के अंदर बिल्कुल एज इट इज, लेकिन कॉमन सी बात है ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। सीपीयू किसको एग्जीक्यूट कराता है, सीपीयू बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट कराता है, बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट कराता है, जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है बच्चों। क्लियर? अब इससे पहले जितने भी रामायण है वो प्राइमरी मेमोरी में हो जाएगी बच्चों। क्लियर? अब बच्चों सबसे पहले काम क्या है, तो सबसे पहले आपका काम एडिटर है। तो एडिटर के बाद बच्चों लोडर का काम होता है। किसका काम होता है, लोडर। ठीक है, लोडर ने लोड कर दिया बच्चों। अब लोडर ने लोड कर दिया, ठीक है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों लोडर क्या लोड करने के बाद ये कंपाइल होता है। क्या होता है, कंपाइल। कंपाइल कैसे होगा, तो समझो बच्चों, ये जो भी है ना, ये ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है, तो कंपाइल का मतलब होता है बच्चों, ये जो हाई को लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज में चेंज होगी, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज होगी। या हाई और लो बोलो, बस हाई और लो बोलिए। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो यहाँ पर आई है बच्चों। क्लियर? कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल। ये किस में चेंज हो जाएगी, ये लो लेवल लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी। तो बच्चों यहीं पर ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई बच्चों। क्लियर? हाई का लो में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लो लेवल लैंग्वेज में चेंज हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों लो लेवल लैंग्वेज में चेंज हुई तो इसका मतलब पहले एडिटर, फिर लोड हुआ, फिर कंपाइल हो गया। कंपाइल होते ही बच्चों ये जो फाइल बनी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल बनी। ऑब्जेक्ट फाइल कहां बनती है, तो रैम के अंदर बनती है। किसके अंदर, रैम के अंदर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्ट फाइल कहां बनती है, रैम के अंदर बनती है। कंपाइल कहां हो रहा है, रैम के अंदर हो रहा है। कंपाइल कौन करा रहा है, कंपाइलर करा रहा है। कंपाइलर किसको कंपाइल करा रहा है, लोडर फाइल को कंपाइल करा रहा है बच्चों। क्लियर? लोडर फाइल कहां पर है, तो लोडर फाइल जो बनी वो भी रैम के अंदर ही बने। एडिटर कहां बना, तो ये आउटपुट में बना। एडिटर किसका बना बच्चों, सोर्स कोड को लेके चल रहा है। सोर्स कोड कहां लिखे जा रहा है, एडिटर, फिर वो जाके रैम के अंदर लोड हो गया, कहीं तो जगह चाहिए। तो बच्चों ये जो पहला काम है ये तो क्या है, आपका सोर्स कोड है। अच्छा, दूसरा काम है ये ऑब्जेक्ट कोड हो गया। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट कोड रन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें चाहिए। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, ये ऑब्जेक्ट कोड है, ये ऑब्जेक्ट कोड है नंबर 2। इसके साथ बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल फाइल जुड़ेगी। कर्नल फाइल बच्चों किसकी, ओएस की।
ये दोनों लिंक हो जाएगी बच्चों, क्लियर। या फिर ये मान के चलिए डेनिस रिची जो बना के गया, कौन, डेनिस रिची, बच्चों वो फाइलें भी इसके साथ ऐड हो जाएगी बच्चों, क्लियर है। याद रखिए जैसे हेडर फाइल बच्चों और भी बहुत सारी फाइलें होती है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। ये कौन है, ये डेनिस रिची है। तो ये डेनिस रिची जो बना के गया, डेनिस रिची जो बना के गया वो फाइल प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल इसके साथ ऐड हो जाएगी। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट फाइल है, ये इसका नाम नंबर 3 हो गया, ये बन गई नंबर 3 फाइल। अब नंबर 3 फाइल का मतलब क्या हो गया, तो नंबर 3 फाइल का मतलब है एग्जीक्यूट फाइल। एग्जीक्यूट फाइल, तो एग्जीक्यूट फाइल कहां बनती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एग्जीक्यूट फाइल कहां बनती है, एग्जीक्यूट फाइल भी रैम के अंदर ही बनती है। नंबर 3 फाइल भी यहीं पर बन गई बच्चों, क्लियर। अच्छा, इन सब में किसका रोल है, कंपाइलर का बच्चों। एडिटर हुआ, लोडर हुआ, कंपाइल हुआ। कंपाइल के बाद बच्चों क्या हुआ, लिंकिंग हुआ। क्या हुआ, लिंकिंग। लिंकिंग से बच्चों कौन सी फाइल बन जाती है, एग्जीक्यूट फाइल। एग्जीक्यूट फाइल बन जाती है बच्चों, क्लियर। एग्जीक्यूट फाइल बन गई। एग्जीक्यूट फाइल का एक्सटेंशन क्या बन गया, मान लीजिए एडिटर के अंदर फाइल का एक्सटेंशन सी का प्रोग्राम है थोड़ी देर के लिए, तो अरविंद डॉट सी बना बच्चों, क्लियर। लोड हुआ तो ठीक है, यही लोड है। लोड के बाद कंपाइल हुआ तो अरविंद डॉट ओबीजे बन गया। कंपाइल फाइल का क्या बनेगा, अरविंद डॉट ओबीजे। अरविंद डॉट ओबीजे बन गया। जब लिंकिंग हो गई पूरी की तरीके से, अब एग्जीक्यूट होना है तो ये अरविंद डॉट ईएक्सी बन गया, अरविंद डॉट ईएक्सी बन गया बच्चों, क्लियर। ये एग्जीक्यूट फाइल है आपकी। अब बच्चों जो एग्जीक्यूट फाइल है ये सीपीयू के पास जाएगी रन होने के लिए। अब बच्चों सीपीयू के पास रन होने के लिए जाएगी। अब यहाँ पर बाइनरी बेस बनेगा। बाइनरी बेस क्या बनेगा, 2 बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए एग्जीक्यूट फाइल हो गई। फिर बच्चों आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एग्जीक्यूट फाइल रन हो जाएगी, रन का मतलब उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर बच्चों इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है कि एडिटर, लोडर, कंपाइलर, लिंकिंग, फिर रन बच्चों, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर 3 फाइलें बनी, सोर्स कोड फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और बच्चों एग्जीक्यूट फाइल। और सीपीयू के पास जो फाइल जाती है वो एग्जीक्यूट फाइल जाती है। एग्जीक्यूट फाइल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंकिंग हो जाती है। किनकी लिंकिंग हो जाती है, कर्नल की फाइलों की और बच्चों कंपाइलर की फाइलों की लिंकिंग हो जाती है बच्चों, क्लियर। जो जो इसको चाहिए उन सब फाइलों की लिंकिंग होने के बाद फिर ये रन होने के लिए जाती है, ये सीपीयू के पास जाती है बच्चों। सीपीयू रन कराता है, रिजल्ट निकालता है बच्चों, क्लियर। तो ये पूरा पैटर्न है बच्चों। ये आपके अभी शायद हाई कोर्ट के अंदर आया था एक क्वेश्चन कि बताओ सही ऑर्डर क्या है, तो सही ऑर्डर एडिटर है, फिर लोडर है, फिर कंपाइलर है, फिर लिंकर है बच्चों, और फिर क्या है आपका सीपीयू है जो रन कराता है बच्चों, क्लियर। रन कराने के बाद वापस से प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाके फिर आपका कंसोल पे चला जाता है, और फिर बच्चों स्टोर करना है तो डॉट बैक हो जाता है बच्चों, क्लियर। अच्छा, याद रखिए जब ये वापस रैम के अंदर जाता है, रैम के अंदर जाता है, रैम से फिर अपना आउटपुट में जाता है, तो यहाँ पर जो फाइल बनेगी वो भी कौन सी बनेगी, अरविंद डॉट सी, क्योंकि कंपाइलर सी का है। अच्छा, एडिटर, एडिट देखिए स्क्रीन के ही 2 पार्ट होते हैं। स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है बच्चों, एडिटर, और एक कौन सा पार्ट होता है, कंसोल। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, एक एडिटर पार्ट होता है और एक कंसोल पार्ट होता है। तो स्क्रीन के ही 2 पार्ट है, एडिटर जहां पर इनपुट दिया जाता है, जहां पर अपन इनपुट देते हैं वो एडिटर है, जहां पर अपन आउटपुट देखते हैं वो कंसोल है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि इनपुट और ये आउटपुट, ये पूरा क्लियर। तो बच्चों याद रखिए जो आउटपुट आएगा उसका एक्सटेंशन भी अरविंद डॉट सी होगा। सीपीयू के अंदर जो फाइल जा रही है उसका एक्सटेंशन बच्चों क्या है, डॉट ईएक्सी है। लिंकिंग होते ही बच्चों जो एक्सटेंशन है वो डॉट ईएक्सी हो जाता है बच्चों, क्लियर। अच्छा, कंपाइल यानी ऑब्जेक्ट फाइल बनते ही उसका एक्सटेंशन डॉट ओबीजे हो जाता है। एडिटर की फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी हो जाता है बच्चों। लोड हुआ, सोर्स कोड लोड हो गया, लेकिन कोई काम का नहीं है। काम का क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में ही लिंकिंग होती है। ये जितने भी है ये ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ये सब किसके रूप में होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की मैचिंग हो जाती है और फिर एग्जीक्यूट फाइल बन जाती है। इस तरीके से पूरा कंसेप्ट चलता है, क्लियर। अगर ये आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर इस तरीके से, हाँ बिल्कुल क्लियर है, हमारे को पूरा समझ में आ गया कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, वो हमारे क्लियर है। कोडिंग का जितना भी कंसेप्ट है वो मैंने समझाने की कोशिश की। याद रखिए अगर आप कंपाइलर बदलोगे तो बच्चों याद रखिए एक्सटेंशन बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां के सिंटैक्स, वहां के कीवर्ड, वो सब कुछ अलग है बच्चों, क्लियर। बाकी याद रखिए अंदर की प्रोसेसिंग सेम ही होती है, मशीन के अंदर की प्रोसेसिंग सेम होती है। यूजर के लिए कोई लैंग्वेज इजी बनी है, कोई टफ बनी है। सी बहुत टफ लैंग्वेज है, जावा बहुत इजी लैंग्वेज है बच्चों, क्लियर। सर लोडर फाइल एक्सटेंशन, लोडर की फाइल का एक्सटेंशन, देखिए लोडर की कोई फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता। याद रखना लोडर तो खुद ही एक सॉफ्टवेयर है जो बच्चों लोड करता है एडिटर से उठा के, कहां पर, रैम के अंदर। अब बच्चों रैम के अंदर जो गया वो सोर्स कोड ही होता है, फिर वो कोई काम का नहीं होता, उसकी जगह ऑब्जेक्ट कोड बनता है
ऑब्जेक्ट कोड सोर्स कोड को कंपाइल करने से बनता है। फिर ऑब्जेक्ट कोड कोई काम का नहीं होता, वो लिंकिंग होती है। लिंकिंग होती है तो बच्चों ऑब्जेक्ट कोड में ऑब्जेक्ट कोड मिलते हैं, कौन सी फाइलों का, जो उन प्रोग्राम को रन कराएंगे उन फाइलों का, तो फिर उनसे लिंकिंग फाइल बनती है जिनको एग्जीक्यूट फाइल कहते हैं। बच्चों क्लियर? इस तरीके से पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है। क्लियर है बच्चों? कंपाइलर रिजाइड्स इन रैम और सेकेंडरी मेमोरी। बच्चों रैम, जब आप कंपाइलर को यूज करते हो तो बच्चों रैम के अंदर आता है। कोई भी चीज जब यूज होती है तो रैम के अंदर आती है। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर आना पड़ता है, और रैम के अंदर वो पार्ट जो यूजेबल है उसको कर्नल कहते हैं। बच्चों क्लियर? जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर का पूरा मैनेजमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक फाइलों का ग्रुप चाहिए, बच्चों वो रैम के अंदर आता है। तो याद रखिए कोई भी जरूरत की चीज होती है वो सेकेंडरी में नहीं रहती है, उसको रैम के अंदर आना है, क्योंकि सीपीयू की पहुंच केवल रैम तक होती है, सेकेंडरी तक नहीं होती। क्लियर? ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है और कोई डाउट नहीं है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर, जिनको भी आना है, जीवन करना है तो बच्चों रैम में आना पड़ेगा, चाहे सेकेंडरी में पढ़ा हो चाहे कहीं पर भी पढ़ा हो। क्लियर? चाहे एडिटर में हो चाहे कहीं पर भी हो, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों फिर अपन आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से पूरा डिसीजन है। इनके अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, नोट्स बनाओगे तो जीतोगे बच्चों। याद रखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, ब्रह्मांड की कोई भी लैंग्वेज है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सारी लैंग्वेज में केवल सिंटैक्स का अंतर है, कंसेप्ट एक जैसा ही चलता है। सी आती है तो सी प्लस प्लस जावा दोनों आती है, बस कंसेप्ट को आपको समझना है। क्लियर? चलिए अब बच्चों ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ एडिटर है, इसका एक्सटेंशन अलग है, यहाँ ओबीजे और .exe होता है, चाहे लैंग्वेज आपकी कोई भी हो। बच्चों क्लियर? पहला एडिटर, फिर लोडर, फिर कंपाइल, फिर लिंकिंग, फिर रन। बच्चों क्लियर? इस तरीके से पूरा वर्किंग चलती है। आईपीओ साइकिल मैंने आपको बताई थी, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बच्चों क्लियर? याद रखिए लैंग्वेज मैंने बताई थी जिसमें नेमोनिक्स होते हैं, जिनका बेस 2 नहीं होता, कोड के रूप में होते हैं। नेमोनिक्स भी एज ए 10 ही होता है, लेकिन बच्चों उनका बेस 2 नहीं होता। बाइनरी एक्चुअल उनको कहते हैं जिनका बेस 2 होता है। बच्चों क्लियर? तो सीपीयू हमेशा बेस 2 पे ही वर्क करता है, और बच्चों रैम जो होती है वो नेमोनिक्स पे काम करती है, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। तो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर बच्चों ऐड की वैल्यू अलग अलग होती है, फिर जाके वो बाइनरी में जब कन्वर्ट होता है तो सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाती है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर? चलिए अब बच्चों फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं आपके। चलिए तो फर्स्ट स्लाइड आपके समझ में आई गई पूरी की पूरी, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, ये आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सेकंड स्लाइड है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड स्लाइड है बच्चों, ये भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बच्चों ये फोर्थ स्लाइड है, ये भी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। ये फिफ्थ स्लाइड है, ये भी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। और ये सिक्स्थ स्लाइड है। आप इनको समझना बच्चों, एक एक वीडियो को देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये 7th स्लाइड है, और ये 8th स्लाइड है। क्लियर? ये 9th है। ठीक है, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर, तो लिंकिंग कब होगी सर? ठीक है, सारा बता रहा हूं मैं आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। बच्चों क्या कि जो ट्रांसलेटर है वो कितने तरीके के होते हैं? बच्चों क्लियर? तो ठीक है, ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? तो ट्रांसलेटर होते हैं बच्चों 3 तरीके के। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बच्चों मैं जो बोल रहा हूं वो नेचुरल लैंग्वेज है। बच्चों जो ये सोर्स कोड में बोल रहा हूँ ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बच्चों क्लियर? जो मैं वॉइड में ये लिखता हूँ इंटीजर ABC, तो ये सोर्स कोड है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बच्चों क्लियर? लेकिन जब मैं ऐड मूव ये करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसको अपन बोलते हैं असेंबली। और जब 1010 और बेस 2 बोलता हूं तो इसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। बच्चों क्लियर? तो चलिए ट्रांसलेटर होते हैं कितने तरीके के? 3। बच्चों क्लियर? ट्रांसलेटर 3 तरीके के होते हैं। बच्चों एक होता है कंपाइलर, कंपाइलर को समझना, कंपाइलर। एक होता है बच्चों क्या? इंटरप्रेटर। और एक क्या होता है बच्चों? असेंबलर। क्लियर? यहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कब कौन सा यूज करेंगे। तो बच्चों कंपाइलर का क्या कंसेप्ट है ये आपके समझ में आ गया होगा। कंपाइलर क्या करता है बच्चों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा कोड होता है? आपका सोर्स कोड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कंपाइलर। अब बच्चों ये रैम है, रैम के अंदर ये सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड पूरा का पूरा जाएगा, इसको जरूरत पड़ेगी। बच्चों क्लियर? ये सोर्स कोड पूरा का पूरा जाएगा, तो सोर्स कोड को यहाँ पर पुट किया जाता है। सोर्स कोड को पुट करके फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे। 1 के बाद ये क्या बन गया? 2। तो बच्चों पहले तो ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, इसके बाद इसमें लिंकिंग होगी। लिंकिंग होगी बच्चों ये 3 काम, लिंकिंग होगी तो ये 3 काम, मतलब दोनों फाइलें बनेगी। आपकी ऑब्जेक्ट फाइल भी बनेगी बच्चों, आपकी सोर्स फाइल भी बनेगी, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और .exe फाइल। क्लियर? तो तीनों फाइलें बनती है इसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। बच्चों क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर आपका कर्नल होता है।
कर्नल होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चों कर्नल के साथ साथ यहाँ पर आपका कंपाइलर होता है। तो उनकी भी एक्सटर्नल फाइलें होती है जो बच्चों इन ऑब्जेक्ट कोड में मिलती है, और ऑब्जेक्ट कोड में मिलकर आपका क्या बनाती है, एग्जीक्यूट कोड बनाती है। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ रैम के अंदर जाता है, और बच्चों रैम में स्टोर होता है, और ऑब्जेक्ट फाइल भी बनती है, और .exe फाइल भी बनती है। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हाई लेवल लैंग्वेज से और लो लेवल लैंग्वेज में एक साथ कन्वर्ट होता है। बच्चों क्लियर? एक साथ कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। एक साथ कन्वर्ट होने का मतलब है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर एक साथ जाता है, फिर यहीं से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर यहीं से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं किसकी, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंपाइलर की बात कर रहा हूं, ये कंपाइलर की बात कर रहा हूं। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं किसके, इंटरप्रेटर में बच्चों ये सोर्स कोड होता है। बच्चों ये लाइन वाइज लाइन, बच्चों क्लियर? यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये आपकी रैम है, ये रैम है, तो बच्चों यहाँ से एक एक लाइन जा रही है। अब एक एक लाइन जा रही है तो उनको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चों एक एक लाइन को स्टोर करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए ये लाइन गई, तो ये लाइन में बच्चों आपको यहाँ स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन का डायरेक्टली यहाँ पर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बच्चों एक एक लाइन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब तो जब होता है जब पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसको स्टोर करे तब फाइल बनती है। बच्चों क्लियर? लेकिन जब एक एक लाइन है तो आपका सीपीयू भी एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो सीपीयू 1 बाय 1 एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। अच्छा, फाइल क्यों बनाई जाती है यहाँ? क्योंकि सीपीयू की क्षमता होती है एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने की। तो बच्चों यहाँ पर जब पूरा ही बन जाता है और फिर यहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन तो होल्ड तो करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अंदर इंटरप्रेटर बच्चों यहाँ से ये गया, और यहाँ पर ये बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चों ये यहाँ पर जैसे ही जाएगा, ये यहाँ पर जैसे ही जाएगा, तो बच्चों ये जो सोर्स कोड है, ये पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है, वो डायरेक्टली इंटरप्रेटर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, और लिंक भी डायरेक्ट कर देगा। बच्चों क्लियर? इसलिए फास्ट होता है। तो लिंक करके बच्चों यहाँ पर एग्जीक्यूट फाइल बनती है, एग्जीक्यूट फाइल। तो ये लीजिए, इनको वो एक एक को एग्जीक्यूट करा देता है। मतलब दो काम ये नहीं होंगे, ये और ये काम नहीं होगा यहाँ पर। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर डॉट वीबी फाइल बनेगी क्योंकि इसका केवल इंटरप्रेटर है, और बच्चों .exe फाइल बनेगी, .exe फाइल बनेगी। अब ये फाइल यहाँ पर चले जाएगी और रन हो जाएगी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना। यहाँ पर देखिए जो जिसमें एरर है वो शो हो जाएगी, जिसमें एरर नहीं है यहाँ पर तो क्या है बच्चों, कंप्लीट एरर एक साथ ही आएगी। और यहाँ पर बच्चों जैसे जैसे कन्वर्ट हो रहा है वैसे वैसे एरर आ जाएगी। तो याद रखिए, यहाँ पर एक तो मेमोरी स्पेस कम यूज होता है, एक यहाँ पर फालतू की फाइलें नहीं बनती है, जो मीनिंगलेस फाइल है वो नहीं बनती है। यहाँ पर एडिटर फाइल बनेगी बच्चों, एग्जीक्यूट फाइल बनेगी। बच्चों क्लियर? कौन कौन सी फाइल बनेगी? एक तो एडिटर फाइल बनेगी, एडिटर फाइल के बाद बच्चों एग्जीक्यूट फाइल बनेगी, .exe फाइल बनेगी, यानी एग्जीक्यूट फाइल बनेगी। क्लियर? एग्जीक्यूट फाइल बनेगी, फिर ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये है। अच्छा, लोडर काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लोडर का काम क्या होता है बच्चों, बाहर से अंदर ले जाना। तो बच्चों एक चीज याद रखना है, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती, ये बहुत स्लो होता है। इसलिए स्लो होता है क्योंकि आपको एक एक बाहर से अंदर की तरफ लेके जा रहे हो, और एक काम तो ये पूरा का पूरा हो रहा है बच्चों, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन बच्चों याद रखना, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है किसकी, इंटरप्रेटर। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ज्यादा अच्छा है, एफिशिएंसी की बात करें तो इंटरप्रेटर ज्यादा अच्छा है, स्लो की बात करें तो ये स्लो भी है। बच्चों क्लियर? और कंपाइलर क्या होता है, वेरी फास्ट होता है बच्चों। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाता है। एग्जीक्यूट बच्चों, एग्जीक्यूट का मतलब हो गया लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो के यहाँ पर पुट करता है। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता है बच्चों। क्लियर? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कराता है बच्चों। क्लियर? देखिए एक साथ एग्जीक्यूट है, एक साथ एग्जीक्यूट है। कंप्लीट प्रोग्राम रन, कंप्लीट प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम रन, प्रोग्राम एग्जीक्यूट एट ए टाइम, एग्जीक्यूट एट ए टाइम, एग्जीक्यूट एट ए टाइम, एग्जीक्यूट एट ए टाइम। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। जो लिंकिंग होती है वो लाइन बाय लाइन होती रहती है। ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। अब चलिए अपन बात करते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या होता है तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, कंपाइलर के बाद असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर का क्या कंसेप्ट है वो मैं इधर लिख रहा हूं। आप जब अपने नोट्स बनाओ ढंग से बनाइए, क्योंकि नोट्स जीवन में एक बार
बनते हैं। क्लियर? याद रखिए मैं इतना नोट्स बनाने में परफेक्ट नहीं हूं, मैं आपको समझाने में परफेक्ट हूं, समझा बहुत अच्छी तरह सकता हूं, क्योंकि मेरे को इतना बोलना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बोलता हूं ये तभी तो हमारा सिलेक्शन होता है। अगर मैं कम बोलूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, जितना मैं बोलता हूं उतना लिख नहीं पाता हूं। याद रखिए जितना मैं बोल रहा हूं तो उसको आपको लिखना है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं अपन असेंबलर। तो असेंबलर में बच्चों आपके यहाँ एडिटर की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों जो भी कोड होता है ये असेंबली कोड होता है, जिसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। पहले जो लैंग्वेज आई थी बच्चों कौन सी जनरेशन में, याद रखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज कब आई? तो हाई लेवल लैंग्वेज बच्चों आपकी थर्ड जनरेशन में आ गई थी। बच्चों क्लियर? कौन सी जनरेशन में? थर्ड और सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। चलो यहीं पर लिख देता हूं, क्योंकि अगर कोई पूछ ले अगर कोई आपसे, तो बच्चों याद रखना हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आई। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी समझना। लैंग्वेज कितने तरीके की होती है बच्चों? हाई, और हाई के बाद कौन सी है बच्चों? लो। अच्छा, लो में भी दो होती है, एक तो कौन सी? असेंबली, और एक कौन सी होती है बच्चों? मशीन। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए लो लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में थी, फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज थी, और हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की है। बच्चों क्लियर? लेकिन अगर कोई ये पूछे कि इसमें भी अगर अंदर जाए कि फोर्ट्रान कोबोल ये कब आई, तो बच्चों फोर्ट्रान है, कोबोल है, पास्कल है, कोबोल है, पास्कल है। बच्चों क्लियर? ये लैंग्वेज आपकी सेकंड में आई थी। लेकिन अगर C++ है, जावा है, बच्चों क्लियर? C++ लैंग्वेज है, बच्चों क्लियर? जावा है तो फिर भी फोर्थ में बोल सकते हो आप। C++ की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन में है। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में आई और लो लेवल फर्स्ट जनरेशन में आई। असेंबली की भी बात करें तो फर्स्ट ही दे देना। अभी एक जगह आया था कि असेंबली लेवल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आई, फर्स्ट को राइट माना, और मशीन भी फर्स्ट जनरेशन में ही आई। बच्चों क्लियर? और सेकंड जनरेशन से आपकी हाई लेवल स्टार्ट हो गई। कुछ फर्स्ट वाली जो आई फोर्ट्रान है, कोबोल है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है कई बार पूछ लेते हैं। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान। बच्चों क्लियर? तो ये पूरा पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, कब कौन सी लैंग्वेज आई है। ये क्लियर है बच्चों? चलिए क्लियर है बच्चों? ठीक है। लो फर्स्ट जनरेशन में आई, हाई में बच्चों C++ ये थर्ड जनरेशन में आई। बाकी कोई ये नहीं पूछेगा कौन सी लैंग्वेज कब आई, लेकिन इनके नाम के अकॉर्डिंग पूछ लेता है तो सेकंड में आई, और हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हो चुकी थी। क्लियर? चलिए अब बच्चों जो डाउट है वो यहां पर आ जाइए। अब बात कर लेते हैं अपन असेंबलर। असेंबलर मतलब जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, उस समय एडिटर और कंसोल का कंसेप्ट नहीं आया था बच्चों। क्लियर? तो फिर वो काम कैसे करते थे? तो बच्चों रैम के अंदर ही आपका कोड डाला जाता था। ये आपकी रैम है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर आपका क्या है? CPU है। तो बच्चों रैम के अंदर यहाँ पर क्या करते थे? कोड डालते थे। कोड डालते थे, वो कौन से कोड होते थे? ऑब्जेक्ट होते थे। और फिर बच्चों रन कराते थे तो इनकी लिंकिंग हो जाती थी, इनकी लिंकिंग हो जाती थी, लिंकिंग होके ये एग्जीक्यूट फाइल बन जाती थी, .exe फाइल बन जाती थी। बच्चों क्लियर? फिर ये रन होने जाती थी। तो यहाँ पर दो ही तरीके की फाइल बनती थी, एक तो ऑब्जेक्ट फाइल और एक exe फाइल। बच्चों क्लियर? तो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल और फिर क्या है exe फाइल ही बनती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? असेंबलर। मतलब ये एडिटर का कंसेप्ट ही नहीं आया था, ये यूजर फ्रेंडली नहीं थी बच्चों। ये दोनों यूजर फ्रेंडली है बच्चों, ये फास्ट है, ये स्लो है, लेकिन बच्चों एफिशिएंसी इंटरप्रेटर की ज्यादा अच्छी है। बच्चों क्लियर? असेंबलर में एडिटर का कंसेप्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूट फाइल ही यहाँ पर बनती है। बच्चों क्लियर? आजकल असेंबलर यूज नहीं आते हैं। असेंबलर देखा जाए तो मशीन फ्रेंडली है, असेंबलर मशीन फ्रेंडली है। बच्चों क्लियर? मशीन फ्रेंडली है। और ये दोनों बच्चों ये यूजर फ्रेंडली है। बच्चों क्लियर? कंपाइलर इंटरप्रेटर आने के बाद बच्चों बहुत सारा परिवर्तन आया है, ये आपको पता है। दुनिया भर की लैंग्वेज आई है। पहले केवल ऑब्जेक्ट यानी आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज ही चलती थी, लेकिन जैसे ही आपका किसका कंसेप्ट आया? कंपाइलर इंटरप्रेटर, दुनिया भर की लैंग्वेज आपके पास आ गई, क्योंकि आपको केवल कन्वर्ट करना था किसको? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना था। क्लियर? और वो अपने हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, C का अलग, C++ का अलग, जावा का अलग। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूँ। क्या क्या बताया मैंने? प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, कौन से कोड होते हैं, कौन से नहीं, कौन सी लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज नहीं। बच्चों क्लियर? अब किसी भी लैंग्वेज में कौन कौन सी एरर होती है, कल यहाँ से अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए सर, आइए टाइपिंग टेस्ट किस मंथ में हो सकता है? लगेगा 2-3 महीने लगेंगे, है ना? 2-3 महीने लगेंगे। अभी रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, फिर उसके बाद 2 महीने का टाइम और मिलेगा, तो 3 महीने के बाद होगी। क्लियर? बच्चों मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि जिस तरीके की जावा मैंने 80 वीडियो में पढ़ा रखी है, उस तरीके की जावा ना तो तुमने कभी पढ़ी होगी ना कभी सोचा होगा। क्लियर? तो उन वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, इनको मैं स्पीड से खींच रहा हूँ, जितना भी कोर्स है ये स्पीड से खींच रहा हूँ, प्लस एमसीक्यू के साथ अपन इसको निपटाएंगे। ठीक है? हाँ जी, धन्यवाद।